आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ वन लाइव टीवी में 1 to 1 इंटरव्यूज़ हम आपके सामने अलग अलग शख्सियात को पेश करते हैं। इस वक्त मेरे दरमियान में जो है बिहार की यूथ नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले डायनामिक पर्सनालिटी यानी कि दीपक शर्मा मौजूद हैं, जो 6 साल से सोशल एक्टिविटीज़ में अपने काम लगा करते हैं और बिहार की कौम के लिए अपना जज्बा रखते हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना यूथ लीडरशिप काउंसिल से ताल्लुक़ है इनका, और ये वॉइस ऑफ समाज सेवा के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट भी हैं। आइए आपसे मुलाकात करते हैं। दीपक शर्मा साहब, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। पहले तो शुक्रिया खान साहब, जो न्यूज़ वन लाइव टीवी चैनल पे मुझे इंटरव्यू के लिए आपने आमंत्रित किया। तो और हम हमारे नाज़रीन को आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि आप बिहार से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, तो यहाँ हैदराबाद में आप कब से आए हैं? आपकी पैदाइश बिहार की है या हैदराबाद की? मैं एक्चुअली बॉर्न एंड बॉटम तेलंगाना से ही हूँ। जी। हैदराबाद में मेरा जो भी मेरा बर्थ प्लेस हो गया, हैदराबाद में मेरा स्टडीज़, मेरा बिजनेस पूरा यहीं पे तेलंगाना में ही है। चंद्रनगुट्टा में मैं रहने वाला हूँ जी। जी। क्या बिज़नेस से आप यहाँ पर वाबस्ता हैं? कौन-सा बिज़नेस है आपका यहाँ पर? मेरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस है। जी। लाइकली मेरे डैडी फर्नीचर के थे, तो उसी के साथ साथ मैं उन्हीं के साथ क्या जुड़ते नाम हुए से ब्रांड से है? शर्मा फर्नीचर। अच्छा, तो बिहार से जो ताल्लुक़ है आपका, तो ये आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका पेरेंट्स बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर आप जैसा आपकी पैदाइश यहाँ की है तो? जी, जी। एक्चुअली मेरे दादा सीआरपीएफ में थे। उनका रिटायरमेंट चंद्रनगुट्टा बारकस डिवीजन में सीआरपीएफ में हुआ था, जिस वजह से हम लोग यहीं पे मर्ज हो गए सब। तो इसका मतलब है आप फ़ौजी ख़ानदान से हैं। जी। तो ये शर्मा साहब जो हैं फ़ौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके बड़े जो है फ़ादर्स, ग्रैंडफ़ादर्स जो है फ़ौज से हैं। लेकिन आपका जो जज़्बा है वो समाज सेवा के लिए है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बिहार कास्ट के जो है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो ये जज़्बा आपको कब से पैदा हुआ और क्या चीज़ को देख के आप जो है ये सोशल एक्टिविटीज़ में आए? क्योंकि आपका बिज़नेस तो है, तो कौन-सी चीज़ आपको ज़्यादा इम्प्रेस करी जो आप ये सोशल सर्विसेज़ के लिए आगे आए? देखिए, पहले तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि हमारे जो एरिया में जो बिहार के जो लेबर कैटेगरी के जो लोग रहते हैं, तकरीबन कितना कमाते हैं? 8, 10, 12, 15 हज़ार रुपए। यहाँ का खर्चा उनका 5 से 6 हज़ार रुपए है। घर क्या भेजेंगे? बीवी बच्चों को कैसा देखेंगे? कल के दिन कुछ परेशानी हो गया तो ज़िम्मेदारी उठाने वाला कौन है? तो वो परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए, मैं नज़रों में रखते हुए एक संस्था रजिस्टर्ड किया। इससे पहले मैं तेलंगाना यूथ लीडरशिप काउंसिल में एज ए तेलंगाना स्टेट वाइस प्रेसिडेंट था। फिर उसके बाद 2020 में मैं खुद की ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड किया, जिसका नाम वॉइस फॉर समाज सेवा है, जिसकी मदद से मैं बिहारी समाज के लोगों के लिए जो तेलंगाना में है, उनके वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा तो तेलंगाना में इस वक्त बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले कितने लोग होंगे, मर्द और ख़वातीन, बच्चे और मर्द मिला के? हूँ। देखा जाए तो जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डाटा कितना है? जी ऑफिशियल डाटा जो था अराउंड 10 to 12 लाख का था। 10 से 12 लाख की आबादी है तेलंगाना में बिहार समाज तेलंगाना की। के किन-किन एरिया में बिहार के लोग ज़्यादा बसे हुए हैं? आप देख सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, फैक्ट्रियल एरिया हो गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तकरीबन आईपीएस आईएएस बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं। इतना रहने के बाद भी हम बिहारियों को एक नीचे जात से देखा जाता है, एक नीचे नज़रों से देखा जाता है। तो बिहार के लोग जो है यहाँ पे तकरीबन ज़्यादा हम भी देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में ज़्यादा हैं, हम्म। और कम चार्जेस के ऊपर बिहार के लोग यहाँ पे काम करते हैं, मुकाबला दूसरे अदर स्टेट्स के जो लेबर है और तेलंगाना का जो लेबर है, उसके मुकाबले में बिहार का लेबर बहुत कम मिलता है। जी ये जी। चीज़ एक आम बात है और बिहार के लोग काफ़ी हर फील्ड में यहाँ पर आए हुए हैं। हम्म। तो इसमें चाहे पढ़े लिखे आईपीएस आईएएस ऑफिसर का कैडर भी बिहार झारखंड से आता है। आप जो इस गरीब तबके से समाज की खिदमत कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर कैसे लोगों को आपका सामना पड़ता है? किन किस्म के लेबर्स का सामना आप करते हैं? जो सेंटरिंग का काम करते हैं, जैसे 6-6 फ्लोर के ऊपर सेंटरिंग का काम करते हैं विदाउट एनी सपोर्ट। और कल के दिन मेरा जो मेन मकसद है तेलंगाना में ये बिहार एसोसिएशन चलाने का, या बिहार का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चलाने का, कि कल के दिन खुदा ना खास्ता कोई गरीब अगर मर गया तो उनके परिवार तक उनके उनकी बॉडी भेजाने की जिम्मेदारी कौन लेता है। तो इसके लिए आप कुछ इंश्योरेंस बनाए हैं लोगों का?
या फिर इनके आमदनी का कुछ हिस्सा जैसा दूसरे अदर्स ऑर्गेनाइजेशन समाज वाले करते हैं कि अपने सैलरी से कुछ परसेंटेज ऑफ पार्ट जो है एसोसिएशन में जमा कराते हैं, चाहे नहीं कि नहीं वो नहीं, मरने वगैरह के टाइम पे बीमार पड़े तो उनको कुछ फंडिंग की जा सकती है, हम ऐसी कोई आज तक फंडिंग आपके पास होती है? नहीं नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन आज तक कभी किसी से 1 रुपए का फंडिंग नहीं लिया जो कि बिहार के समाज के लिए या किसी गरीब की मदद करने के लिए लिया जाए। ऐसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आज तक नहीं हुआ। तो भी ये अखराजात आप जो है करते हैं तो किस अपने अपने खुद के ज़ात पे करते हैं या फिर आपके कुछ सोर्सेज अपने ही कंट्रीब्यूशन करते हैं? लाइक जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन 8,000 लोग हैं बिहारी, जो तेलंगाना में मेरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के काम कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से हम किसी को फोर्सफुली ये नहीं बोलते हैं कि भाई आप हमारे अमाउंट दो, या आप हमारे हम ये चीज़ के लिए काम कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के काम करिए। एक इंसानियत के नाते जो हमारे से जुड़ के काम करना चाहता है, हम कभी उसकी उस चीज़ के लिए कभी मना नहीं किए। कोविड के दौर में जो है काफ़ी बिहारी यहाँ से मुतासिर हुए थे, जी। तो कोविड में लोगों को वहाँ से वापस भेजा भी गया, फिर यहाँ पे भी काफ़ी बिहारियों के लोग पसंद, तो उस दौर में आपको क्या कितने बिहारियों के लिए आप क्या कर सके इसमें? तकरीबन 2 से 2,500 लोग को हम दोपहर में और शाम में जो खाना का फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता था हमारी तरफ से किया जाता था। जो हमारे बीआरएस गवर्नमेंट जो केसीआर साहब थे, उनकी तरफ से हमें फूड बॉक्सेस जो प्रोवाइड होते थे, वो फूड बॉक्सेस हम बिहारियों तक हम पहुंचाते थे। हाँ, जैसा आप अभी केसीआर साहब का बात किए तो जब केसीआर साहब के दौर में जो है यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी भी जो है सुमेश कुमार साहब थे, उनका भी बिहार से ताल्लुक था। जी। हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है झारखंड, वो भी वहाँ से थे। हम्म। तो केसीआर बीआरएस गवर्नमेंट के दौर में जो है बिहारियों को काफ़ी अच्छे पोजीशंस दिए गए। जैसे आईपीएस ऑफिसर्स के दौर में एडमिनिस्ट्रेशन में जो है बिहार कैडर काफ़ी हद तक काम किया, हम्म। और लेबर तौर पे भी जो है सेक्रेटरीट वगैरह तामीर हुए, तो ऐसे जगहों पे भी लेबर बिहार का ज़्यादा रहा। तो जिस तरह से बीआरएस गवर्नमेंट में तेलंगाना बिहार के कम्युनिटी को जितना प्रमोट किया गया या जितना अनऑफिशियल ऑफिशियल जितना बीआरएस गवर्नमेंट सपोर्ट करी थी, अब आपको 14 महीने में कांग्रेस गवर्नमेंट से वही समता वही सपोर्ट मिल रहा है क्या? अब मैं कांग्रेस गवर्नमेंट से तो 1% का भी मतलब उम्मीद रखता नहीं हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हमारे जो सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब है, वो बिहार के डीएनए को क्रिटिसाइज करे, और जो सीएम बिहार के डीएनए को क्रिटिसाइज कर सकता है, वो उससे हम उम्मीद क्या रख सकते हैं कि वो बंदा हमारे बिहार समाज के हित के लिए कुछ काम करेगा। क्योंकि बिहार के डीएनए पे जो सवाल उठा दे वो सीएम सीएम कैसा, तो क्योंकि उन्होंने कहा था कि बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। आप सीएम के एक ओहदे पे कुर्सी पे बैठे हुए हो, आपको ये सब बात शोभा नहीं देता है कि आप किसी कम्युनिटी या किसी के कोई स्टेट के डीएनए पे आप सवाल उठा सके। लेकिन जैसा आप बताएं कि पिछली गवर्नमेंट में काफ़ी सपोर्ट रहा और अभी भी आपके तकरीबन 10 से 15 लाख लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, तो जाहिर है गवर्नमेंट कोई भी रहो, चीफ मिनिस्टर ने जो क्रिटिसाइज किया है वो तो बिहार के डीएनए पे उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जमहूरियत है और हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी इंडियन कहलाता है। बिहारी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इस तरीके के नहीं कहलाते। फर्स्ट हम इंडियन हैं, बाद में रीजनल हैं। तो जब इतनी आबादी आपकी यहाँ पर है, तो ज़ाहिर है हुकूमत से तो आपको शेक हैंड करके काम कर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो इश्यूज़ हैं, आप बिहारियों के जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ज़्यादातर मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, एजुकेशनल इश्यूज़ होते हैं, फिर आप लोगों की जो है कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है तो अगर अगर मेडिकल इश्यूज की बात है तो तकरीबन बिहारियों का फ़ोन आता है कि हमें या नीलोफर हॉस्पिटल हो गया, किसी के बच्चे का तबीयत ख़राब है, जो 8, 10, 12, 15 हज़ार रुपये कमाता है, अगर किसी बच्चे का अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ तो वो बंदा कहाँ से कर पाएगा? वो अपनी फैमिली की खिदमत कहाँ से कर पाएगा, जो अपनी फैमिली को लेके आया है यहाँ पे। और तकरीबन ऐसे भी बिहारियाँ हैं जो अपना घर परिवार शहर छोड़ के उतना दूर से हैदराबाद आके अपना बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो अभी आपको जो है हुकूमत के साथ अगर मौका मिलता है या हम्म। फिर रेवंत रेड्डी साहब के आप अप्रोच होंगे दोबारा, क्या इश्यूज़ लेके आप गवर्नमेंट के पास जाएँगे? देखिए, हमारा जो वॉइस फॉर समाज सेवा चलाने का एक मोटो, एक गोल जो बोलते हैं, हमें बिहार भवन चाहिए तेलंगाना में। जिस तरीके से केरला भवन के लिए केसीआर गवर्नमेंट जो थी, बीआरएस गवर्नमेंट, वो 1 एकड़ लैंड अलॉट करी थी फिल्म नगर में, उसको बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था। उसी तरीके से हम बिहार समाज के लिए भी, हम बिहार समाज वालों के हित के लिए भी हमें एक बिहार भवन चाहिए। बिहार भवन से क्या आपको क्षमता मिलेंगी जो है उसमें, उसके तहत क्या वो उसमें आपका जो है इश्यूज़ देखिए, डेवलपमेंट की अगर बात है तो डेवलपमेंट तो अब मेरी नज़र में 2 ही चीज़ से है, एक बच्चों की एजुकेशन, एक उनकी सिक्योरिटी। जी। तीसरा तीसरी चीज़, अगर आप बुर्ज खलीफा भी अगर बिहार में बना के दे दिया तो हम बिहार वालों के लिए वो चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिक क्योंकि हम कम्युनिटीज़ में आपको जो है मेडिकल और जो है एजुकेशन बिहार जी, के स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से देना चाहिए। ज़रूर। अब जैसा
टिमरीज स्कूल है हमारे पास तेलंगाना का, हम्म। बीआरएस गवर्नमेंट के दौर में जो है 205 स्कूल्स बनाए गए थे और अब कांग्रेस के दौर में भी चढ़ा है, तो वहाँ पर आप लोगों को एडमिशन्स दिए जाते हैं? आपके कितने एडमिशन बच्चे टिमरीज बीआरएस स्कूल में पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट की तरफ से आज तक जितने भी स्कीम्स निकाले गए थे या जितने दिए गए थे, हम बिहार समाज के लोग के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण, हमें बहुत फ़ायदा हुआ था बीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से जितने स्कीम्स हमें अलॉट हुए थे। अब आपका जो है जैसा एजुकेशन और हेल्थ के ताल्लुक से आपका हुकूमत से मेन डिमांड है और तेलंगाना भवन बनने का जो इश्यूज़ है, तो आप जो है अभी तो प्रेजेंट तौर पे किससे आप अप्रोच होंगे पहले, सीएम से पहले? कुछ आपने लाइकली इसके लिए मेरी कुछ मेरी फैमिली के बाद अगर मेरे को पॉलिटिकल सपोर्ट अगर किसी से चाहिए या मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला है तो एक पज्जलना है जो सिकंदराबाद एमएलए है। मेरी फैमिली के बाद अगर मैं किसी को प्रायोरिटी दूँ तो वो पज्जलना रहेंगे। जी। एक लास्ट सवाल, थोड़ा चुभता हुआ सवाल है ये आपके साथ। बिहार के ताल्लुक से ज़्यादातर हैदराबाद में कमिश्नर पुलिस ने भी बिहार के ताल्लुक से क्रिटिसाइज़ किया था, जी सीबीआर जी जी। साहब ने भी और चीफ मिनिस्टर ने भी दिया। तो क्राइम की तरफ अगर हम थोड़ा गौर करके देखते हैं तो ज़्यादातर बिहार के साथ एक लेबल लगता है कि गांजा और जो है ये ड्रग्स वगैरह की चीज़ें बिहारियों की तरफ से ज़्यादा शहर में आ रहे हैं और इसमें बिहार के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमें हमें जेल का भी दौरा करने का इत्तेफाक होता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर कम्युनिटी बिहार की मिलती है। तो इस पे बारे में आप आपकी कम्युनिटी के लोगों को किस तरीके से अगर आप रोक पड़ते हैं, क्या है इस? ड्रग्स के बारे में जो आप सवाल किए उसके बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ मैं। गांजा हो गया, गांजा सप्लाई ये सब बिहार से नहीं आता, आता तो उड़ीसा, महाराष्ट्र ये सब एरिया से आता है। और जब आ रहा है तो भाई तेलंगाना गवर्नमेंट जो हुकूमत है वो इसे रोक क्यों नहीं रही? और देखा जाए तो करता कोई और बढ़ता कोई और है। जी। जिस तरीके से एक लेबर कैटेगरी का एक बिहारी मजदूर हो गया, उसको चंद पैसे देके उसको खरीद के भाई गांजे के केस में अटकाया जाता है, जिस वजह से आज तकरीबन जेल में है सो बिहार के कैदिया है, जो बेगुनाह है वो भी आज जेल के सलाखों के पीछे है। तो इनके लिए आप कोशिश कर रहे हैं इनको छुड़ाने के लिए? अगर बेकसूर है, बेगुनाह है वो लोग, तो अगर दे- अगर गुनहगार वापस होते हैं तो आपकी समाज उनके लिए क्या करेंगे? आप क्या वो चीज़ के लिए हुकूमत के हाथ में है, वो चीज़ के लिए हम हुकूमत से एक दरख्वास्त करना चाहते हैं। हुकूमत तक अगर मेरी बात जा रही है तो बेगुनाह जो है उनकी तरफ छोड़ के जो मेन डीलर है उनको पकड़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लाइकली आप देख सकते हैं कि तेलंगाना के ही बच्चे जो कॉलेजेस, जो आईटी कॉलेजेस हो गए, जो वहाँ पे खुद बच्चे कॉलेज में गांजा सप्लाई कर रहे हैं, वो चीज़ के बारे में भी आप थोड़ा एक बार जानकारी लीजिएगा। आखिर 2 सवाल आपसे। जी। आपका जैसा सेवा समाज है और तेलंगाना यूथ लीडरशिप काउंसिल है, इसके तहत आप पर्सनली कुछ कोई क्लिनिक, हॉस्पिटल या कोई मदरसा या स्कूल कोई आप चला रहे हैं, या फिर आपका कोई फ्यूचर इन प्रोग्राम है कि एजुकेशन में आप अपना खुद बिहारियों का यहाँ पे स्कूल वगैरह कुछ सा खोलने की कोई पुरानी है? हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलरेडी एजुकेशन सेक्टर में भी, मेडिकल सेक्टर में भी है, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन को टाई अप करके रखे। जिस हॉस्पिटल में गए उस हॉस्पिटल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर कोई पेशेंट जाता है तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। जी। और स्कूल्स में भी हम लोगों ने बच्चों का एडमिशन हर साल कराते हैं, जो बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिल सके। कॉलेज में बच्चों को पढ़ने के लिए अगर सीट नहीं मिल रहा है तो कॉलेज में भी हम बच्चों की वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, एक समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। इसी वजह से इसका नाम वॉइस फॉर समाज सेवा है। आखिरी सवाल आपको, बिहार भवन के ताल्लुक से जब आप बात किए हैं, हम्म। तो ये बिहार भवन में बिहार की हुकूमत भी इसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन करेगी या नहीं? आपका मतलब है पूरी तेलंगाना गवर्नमेंट ही पूरा बना के देना है, या फिर तेलंगाना गवर्नमेंट जमीन प्रोवाइड करती है तो आपकी बिहार गवर्नमेंट से कुछ आपको जो है तामीर के लिए फंड्स मिल सकते हैं वहाँ से? उस ताल्लुक से क्या? बिहार में आने वाली जो हुकूमत है उससे कुछ उम्मीद किया जा सकता है। अभी तक जो था जंगल राज, ऑलरेडी हम बात उठाए तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, हम बिहार जाके तेजस्वी यादव को 7 बार मेमोरेंडम दे के आए। जो बिहार समाज के लोग हैं उनके हित के लिए हमें तेलंगाना में एक बिहार भवन चाहिए, बट आज तक हमारे को एक एक बार भी रिस्पॉन्ड नहीं मिला कि हम तेलंगाना में बिहार भवन बनाएंगे। बिहार छोड़ के प्रदेश में आके इतना कमा रहे चंद पैसों के लिए, हम अपना घर परिवार शहर छोड़ के आके इतना कमा रहे, फिर भी हम बिहारियों की तरफ देखा नहीं जा रहा है। मैं आने वाली गवर्नमेंट जो चिराग पासवान हो गए या तो फिर प्रशांत किशोर जी हो गए, उनसे मैं पॉजिटिव वे में अपील कर सकता हूँ। नाजरीन, ये थे दीपक शर्मा, बिहार के उभरता हुआ चेहरा, नौजवान जो है काफ़ी हद तक जो है काम कर रहे हैं बिहारी कास्ट के लिए, बिहार के लिए, बिहार की तकरीबन 10 से 15 लाख लोगों के लिए जो तेलंगाना में हैं, और इनके जज्बे अच्छे हैं
मेडिकल और एजुकेशन फील्ड के लिए भी है, तेलंगाना भवन के लिए भी है। और इन्होंने सबसे अच्छी बात कही कि नारकोटिक्स में जो है बिहार से जो है गांजा वगैरह हमारे पास नहीं आता, बिहार की कम्युनिटी को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और ये हुकूमत से भी मुतालबा करें कि जो बेकसूर लोग हैं उन्हें जेल से छोड़ा जाए, और जो कसूरवार है उनके ऊपर वाक़ई जो है जो कानूनी कार्रवाई हुई, जो वाक़ई मुलविस है उनको तो करना चाहिए, लेकिन बेकसूर अफराद को जेलों से छोड़ने का इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है। और रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट से जो है बिहार भवन के लिए भी उन्होंने पुरजोर अपील करते हुए, ज़मीन अलाट करते हुए बिहार भवन बनाने की अपील की है हमारे चैनल के ज़रिए से हुकूमत से। और बिहार के जो कास्ट के लोग हैं उसके उनको एजुकेशन और मेडिकल फील्ड पे गवर्नमेंट से सुविधाएँ मिलना चाहिए। ये इनका जो है हमारे चैनल के ज़रिए से गवर्नमेंट और आवाम के सामने बात रखे थे। मैं दीपक शर्मा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे चैनल पर आकर अपनी बात जो है बिहार के आवाम तक पहुँचाएँ।